डियर स्टूडेंट, 12th हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज आपके सामने टॉपिक है मौर्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। यानी मौर्यकाल का जो इतिहास है, उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है, मौर्यकाल के समय जो आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक जीवन है, किस तरह से आर्थिक विकास हुआ था, विविध तथ्यों के विषय में जानकारी जो प्रदान करता है, वे कौन कौन से स्रोत या माध्यम हैं, इस विषय वस्तु को लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। यानी मौर्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोतों का अध्ययन हम लोग करेंगे कि किन किन माध्यमों से मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य इतिहास बहुत ही प्राचीनतम, बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा इतिहास जहाँ से यहीं से आपका जो है ऐतिहासिक तथ्यों का विषय वस्तु, यहीं से एक नया विषय वस्तु प्रारंभ होता है। इसके पहले वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं हैं, लेकिन ऐतिहासिक रचनाओं के संदर्भ में, ऐतिहासिक काल के संदर्भ में जो समय सीमा है वो मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है। तो मौर्य काल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। यहीं से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित होती है। इसके पहले भारत में राजनीतिक एकता नहीं स्थापित थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मौर्य इतिहास है, जो अपने आप में बहुत ही उपलब्धि युक्त है, बहुत ही संस्कृतियों से युक्त है, बहुत ही विशेषताओं से भरा पड़ा है, एक ऐसा गौरवमय इतिहास जहाँ से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित होती है। धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति में, शिक्षा में, साहित्य में, विविध क्षेत्रों में विकास होता है। इस काल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय इतिहास में। और इस काल को कैसे हम जानेंगे, कौन कौन से उनके स्रोत हैं, इस विषय वस्तु को लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं, चाहे साहित्यिक स्रोत हों, चाहे पुरातात्विक स्रोत हों, सभी स्रोतों का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पे भी हम लोग दोनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे पुरातात्विक स्रोत। जैसा कि आप जानते हैं, जिस काल में साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता, वहाँ पुरातात्विक स्रोतों पे हम निर्भर होते हैं, क्योंकि रचनाओं के अभाव के कारण जो है पुरातत्व के आधार पे हम उस काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातात्विक सामग्री, चाहे मूर्तियाँ हों, चाहे खिलौने हों, चाहे बर्तन हों, जो भी उपकरण मिलेंगे, जो भी अस्त्र शस्त्र मिलेंगे, जो भी सिक्के मिलेंगे, जो भी धातुएं मिलेंगी, उसी के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं किस समय, जैसे मान लीजिए धातु मिली तो ये ज्ञात होगा कि कौन सी धातु का प्रयोग ये लोग करते थे इस काल के लोग। या फिर कोई मूर्ति मिली तो मूर्तियों के आधार पर अनुमान लगाएंगे कि धार्मिक स्थिति इस काल में कैसी थी। तो जो सामग्री मिलेगी उसी के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं, और जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं उस तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। जो भी पुरातात्विक स्थल से जो भी सामग्री प्राप्त होती है, उस काल के लिए वो विषय वस्तु इतिहास का क्या बनती है, स्रोत बनती है। जैसे मान लीजिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो मूर्तियों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का आकलन होता है। अगर उसमें तिथि लिखी है तो और अच्छी बात है। मूर्तियाँ किन किन की बनी हैं, किन देवी देवताओं की बनी हैं, किस रूप में हैं, क्या मूर्तियों पे चित्रकारी भी की गई है या सामान्य मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ क्या धातुओं की भी बनी हैं, पत्थरों की बनी हैं, किन किन चीज़ों की बनी हैं, विविध चीज़ों की जानकारी हमें मूर्तियों के माध्यम से प्राप्त होती है। इस टाइम में अगर मूर्तियाँ देवी देवताओं की हैं तो किन किन देवी देवताओं की पूजा होती थी, उस काल के लोगों की धार्मिक आस्था क्या थी, आध्यात्मिक जीवन कैसा था। अगर मान लीजिए कोई उपकरण मिलता है, कोई यंत्र मिलता है, कृषि से रिलेटेड कृषि यंत्र कोई मिलता है, तो उससे ज्ञात होता है कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन से यंत्रों का उपयोग होता था। या मान लीजिए कोई अन्य डेली जीवन के लिए कोई वस्तु मिलती है, तो उसके आधार पे भी हमें ज्ञात होता है कि इस काल में इन चीज़ों का प्रचलन था या नहीं। तो जो भी सामग्री प्राप्त होगी पुरातात्विक स्थल से, वे सामग्री उस काल के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। अगर मान लीजिए कोई साहित्यिक रचना उस काल में, उस समय की नहीं है, तो पुरातात्विक स्रोतों पे ही हमें निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत के अलावा साहित्यिक साहित्य अगर उपलब्ध नहीं है तो इस काल के इतिहास के विषय में हमें पुरातात्विक स्रोत उस काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। कैसे उस काल में किन किन मूर्तियाँ का प्रयोग होता था, किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, उस काल के लोगों का आध्यात्मिक जीवन कैसा था, किस तरह से धार्मिक आस्था उनकी बनी हुई थी, इन सब विषयों की हमें जानकारी उन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जैसा कि पुरातात्विक स्रोतों में प्राप्त होता है, पुरातात्विक स्रोतों में उस काल में जो मूर्तियाँ हैं,
अभिलेख हैं, स्तंभ हैं। जैसे अशोक का स्तंभ है, उसमें सत्यमेव जयते लिखा है, यानी सत्य की विजय होती है। 4 सिंह बने हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से भी, मूर्तियों के भी माध्यम से भी, स्तंभों के माध्यम से भी, गुहाओं के माध्यम से भी, जो भी चीज़ें भवन के माध्यम से, जो भी चीज़ें हैं उत्खनन सामग्री के माध्यम से, इन सभी चीज़ों से हमें मौर्य काल के इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में अभिलेख हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सब मौर्य शासकों में अभिलेखों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सम्राट अशोक के समय में अनेक अभिलेख लिखे गए थे। अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक धर्म का प्रचार करता था, कि अपने साम्राज्य में धर्म का प्रचार करता था। धार्मिक मूल्य जो थे, मानवीय मूल्य जो थे, नैतिकता के जो मूल्य थे, उन मूल्यों को इन दीवारों पे, उन स्तंभों पे, उन अभिलेखों में उत्कीर्ण किया जाता था, जिससे जनता उन चीज़ों को जाने। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उस अभिलेख के माध्यम से जाने कि किन शासकों के द्वारा या फला शासक के द्वारा किस क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए, इस काल में किन किन रूपों में धार्मिक प्रचार किया गया, धर्म के प्रति शासक की क्या आस्था थी, नैतिकता को लेकर के वो कितना सजग था, जनता को किस रूप में नैतिकता प्रदान करना चाहता था, किस रूप में लोगों को नैतिकवान बनाना चाहता था, कैसे लोगों को चरित्र को महत्व देता था, किस रूप में लोगों के अंदर इन भावनाओं से युक्त बना करके उसे देश का एक सच्चा नागरिक बनाना चाहता था। तो इन अभिलेखों के माध्यम से हमें उस शासक की, उसकी मनः स्थिति का पता चलता है। सम्राट अशोक के विषय में हमें विस्तृत जानकारी उसके अभिलेख प्रदान करते हैं। साहित्यिक रचनाएं तो हैं ही, लेकिन अभिलेखों के माध्यम से अशोक की गतिविधियां, जैसे धार्मिक गतिविधियां क्या थी, उसकी धार्मिक आस्था क्या थी, किस रूप में वो धर्म का प्रचार करता था, कैसे वो नैतिकता का पाठ लोगों तक पहुंचाना चाहता था, कैसे लोगों के अंदर कल्याणकारी चीज़ों को, मानवीय मूल्यों को, चाहे प्रेम हो, चाहे दया हो, चाहे परोपकार हो, चाहे अहिंसा हो, इन चीज़ों को लोगों तक इन अभिलेखों के माध्यम से कैसे पहुंचाया, किस रूप में पहुंचाया, कैसे अपने धर्म का प्रचार किया, इन सभी तथ्यों की जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। चाहे वे स्तंभ हों, चाहे वे अभिलेख हों, इन अभिलेखों से हमें घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो अभिलेख भी मौर्य काल के इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात अगर हम करते हैं, तो साहित्यिक स्रोतों में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जैसा कि आप जानते हैं, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की जो रचना है इंडिका से हमें भारत के मौर्य काल के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह से इसका मौर्य साम्राज्य पूरे भारत में इतना विस्तृत हो गया था, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपने शक्तियों के बल पे, अपने गुरु चाणक्य के बल पे किस तरह से मौर्य साम्राज्य को विस्तृत किया था, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कितनी विस्तृत थी, उसका प्रशासन कैसा था, सैन्य व्यवस्था उसकी कैसी थी, सैनिकों के स्वरूप क्या थे, कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, शहरों का प्रारूप क्या था, केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रांतीय शासन का स्वरूप किस रूप में था, कौन कौन से अधिकारी किस किस विभाग में कार्य करते थे, उनके क्या उत्तरदायित्व थे, इन सभी का विस्तृत विवरण हमें मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होती है, जो क्या है, यूनानी राजदूत है। तो यूनानी राजदूत था ये, और ये मौर्य दरबार में रहता था और अपनी रचना इंडिका के माध्यम से वो मौर्य काल के इतिहास के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है कि किस रूप में यहाँ का सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, समाज कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, कृषि व्यवस्था कैसी थी, अर्थ और व्यापार कैसा था। इन सभी क्षेत्रों को विस्तृत जानकारी हमें इंडिका के माध्यम से प्राप्त होती है। किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन का संचालन करता था और अपने कैसे सैन्य शक्ति के बल पर विदेशी आक्रांताओं को विमुख किया। तो इस तरह से विविध घटनाओं का, विविध कार्यों के, विविध उपलब्धियों की जो घटनाएं हैं या जो उपलब्धियां हैं शासक की, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से शासकों ने क्या क्या योगदान दिया, हमें इंडिका के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य,
अर्थशास्त्र उनकी रचना है। डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र के विषय में पहले भी बता चुके हैं कि यह संपत्ति या भू राजस्व या अन्य चीज़ों से संबंधित नहीं है। यहाँ अर्थशास्त्र का तात्पर्य जो चाणक्य का रचना है वो राजनीति शास्त्र से है। इस चीज़ को ध्यान आप रखेंगे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कैसे राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत जो जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार के कार्य क्या हैं, राजा के उत्तरदायित्व क्या हैं, कैसे वो प्रजा का पालन करे, कैसे वो प्रजा के लिए नियम बनाए, प्रजा को किस रूप में माने, कैसे माने, उन सभी का विस्तृत विवरण हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। अर्थशास्त्र में जैसा कि आप जानते हैं सप्तांग सिद्धांत के विषय में भी जानकारी मिलती है। सप्तांग सिद्धांत जानते हैं, जैसे राजा है फर्स्ट, दूसरा है अमात्य है, तीसरा है जनपद, चौथा है कोश, पांचवा है दुर्ग, 6 है दंड और 7 है मित्र। अर्थात सप्तांग सिद्धांत जो है चाणक्य ने बताया है किसके तहत, अर्थशास्त्र के तहत। सप्तांग सिद्धांत क्या है, 7 सिद्धांत बताए हैं। राजा के लिए ये 7 स्तंभ के रूप में हैं कि राजा के उत्तरदायित्व कैसे होने चाहिए, क्या कार्य होने चाहिए, उसके विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, किस रूप में उसने अपने नीतियों को संचालित किया, कैसे वो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे लागू करता था, सैन्य व्यवस्था उसकी कैसी थी, सेनाओं का गठन कैसे किया गया था, कौन कौन से विभाग थे, मंत्रियों के क्या उत्तरदायित्व थे, सैनिकों को कैसे ट्रेंड किया जाता था। इस सभी विषयों के विषय में हमें अर्थशास्त्र से व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। तो उसने सप्त सिद्धांत दिया है जो चाणक्य ने, कि राजा अमात्य में मंत्रिमंडल के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके क्रम में जनपद है, सीमाओं का होना जरूरी है, तो सीमाओं के विषय में स्पष्ट उल्लेख करता है। राजकोष कितना आवश्यक है राजा के लिए, उसके विषय में जानकारी। दुर्ग क्या है, किलेबंदी क्यों ज़रूरी है, दंड कैसा होना चाहिए, जाति भेद के आधार पर होना चाहिए या बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के विषय में अर्थशास्त्र से भी हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र भी एक ऐसी रचना है जो मौर्य काल के विषय में हमें व्यापक जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी क्रमबद्ध तरीके से प्रदान करती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी दंड व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य के स्रोतों में या मौर्य साम्राज्य के इतिहास के स्रोत के रूप में हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत जो हैं हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं और इनके माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के विषय में उस टाइम के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विविध विषयों की जानकारी हमें इन ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है। अपने विषय वस्तु कहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।